बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिसिज्म का चैप्टर नंबर 2। लास्ट वाली जो चैप्टर था उसके मैंने 2 पार्ट अपलोड किए हैं। फर्स्ट वाला चैप्टर काफ़ी लंबा था तो मैंने सोचा उसके 2 पार्ट अपलोड करूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह इसका एक चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कवर करेंगे जो कि है लेक्जेनस। लेक्जेनस का एक वर्क है ऑन द सबलाइम। इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक ग्रीक क्रिटिक्स थे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू लेक्जेनस एज अ क्रिटिक्स। लेक्जेनस जो थे ये एक ग्रीक लिटरेरी क्रिटिक्स थे और फर्स्ट सेंचुरी के ये फिलोसोफर भी रहे हैं। और इनको एक ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स माना जाता है ग्रीक लिटरेचर में और इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लिटरेरी थ्योरीज पर भी वेस्टर्न वर्ल्ड में। और जो लेक्जेनस है ये ऑन द सबलाइम जब इन्होंने ये वर्क लिखा तो उस वक्त इनको एंशिएंट ग्रीस की तरफ से लिटरेरी क्रिटिक होने का नाम भी दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो लेक्जेनस की जो लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते लोग, लेकिन स्कॉलर्स का बिलीव ये है कि ये फर्स्ट सेंचुरी एडी के थे। ऑन द सबलाइम जो है ये इनका सिर्फ एक वाहिद वर्क है जिसने अभी तक सर्वाइव किया हुआ है। नॉर्मली अगर बात करें तो इनके जो वर्क हैं वो क्लासिक वर्क कंसीडर किए जाते हैं एस्थेटिक्स में। और इन्होंने अपनी इस वर्क में एक गुड राइटिंग किस तरह से की जाती है ये इन्होंने अपनी इस वर्क में कंप्लीट बताया हुआ है। और जो वर्क है इसका 1/3 पार्ट जो है ओरिजिनल टेक्स्ट का वो मिसिंग है और सिर्फ थोड़ा सा पार्ट हम लोगों के पास मौजूद है, जिसमें कि पता चल जाता है कि जो राइटर की इंटेंशन है वो क्या है, वो क्या कहना चाहता है कि किस किस्म का कोई भी लिटरेचर जो है उसको किस तरह से लिखा जाना चाहिए, राइटिंग किस तरह से लिखी जानी चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि जो इन्होंने ये लिखा है ये वर्क ऑन द सबलाइम, ये इन्होंने अपने एक दोस्त के नाम एक लेटर लिखा था। क्योंकि अपनी इस फर्स्ट वाली लाइन्स में ये अपने दोस्त को मुखातिब करते हुए बोलते हैं, तो इसलिए क्या माना जाता है कि ये एक लेटर था जो कि इन्होंने अपने दोस्त को लिखा था। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से की सोर्सेज़ हैं जो कि ऑन द सबलाइम में लेक्जेनस ने हमें दिए हैं। 5 की सोर्सेज़ दिए हैं उन्होंने कि किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को उसकी ग्रेटनेस तक पहुँचाने के लिए कौन से 5 की सोर्सेज़ हैं जो कि किसी भी राइटर को यूज़ करनी चाहिए। उसमें सबसे पहला जो है कि ग्रेट और एप्रोप्रिएट इमेजेस का इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी राइटर को। किसी भी राइटर में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी राइटिंग के थ्रू अपने रीडर्स में इमोशंस और स्ट्रॉन्ग इमोशंस को क्रिएट कर सके, ठीक है? जो थर्ड वाला है उस ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज़ कर किया जाना चाहिए और दूसरी रेट्रिकल डिवाइसेज़ को। रेट्रिकल डिवाइसेज़ जो हैं ये टूल्स होती हैं या फिर टेक्निक्स होती हैं जो कि लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाती हैं कि ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए जो कि ऑडियंस को परस्यू कर सके। इनमें जो-जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसमें मेटाफर्स, सिमिलीज़, एलिट्रेशन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके राइटिंग को एक बहुत इफेक्टिव राइटिंग को क्रिएट किया जाता है और लैंग्वेज को मोर मेमोरेबल बनाया जाता है। तो जो राइटर्स हैं उनको रेट्रिकल डिवाइसेज़ का भी यूज़ करना चाहिए। उसके बाद पैशनेट लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए किसी भी राइटर को अपनी राइटिंग में। जो फिफ्थ वाला है कि वो कोई ना कोई अपने रीडर्स तक किसी ना किसी सेंस ऑफ मॉरल को अपने रीडर्स तक पहुँचाए। कोई अच्छी बात अपने रीडर्स तक पहुँचाए कि क्या चीज़ अच्छी हो सकती है कि और किस तरह से कोई भी इंसान ग्रेटनेस तक पहुँच सकता है। ये सारी चीज़ें किसी भी राइटिंग में होनी चाहिए और राइटर को इन सब बातों का ख़्याल रखना चाहिए अपनी राइटिंग को लिखते वक़्त। उसके बाद अगर मज़ीद बात करें तो लेक्जेनस ने इसमें अपनी राइटिंग में स्पीकर और राइटर की दोनों की क्वालिटीज़ को सबलाइम का नाम दिया है। सबलाइम एक्चुअली होता क्या है कि ये कॉन्फिडेंस, सिंसेरिटी और चीज़ों को बिल्कुल एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखने की एबिलिटी को सबलाइम का नाम दिया है अपने इस वर्क में। वैसे अगर हम लोग सबलाइम के मतलब की बात करें तो सबलाइम का मतलब होता है ग्रेटनेस, बिल्कुल एक अपर लेवल पे पहुँच जाना, बहुत ज़्यादा ग्रेटनेस इस चीज़ में आ जानी। तो राइटिंग में अपनी ग्रेटनेस लाने के लिए जो भी पीछे की फैक्टर्स बताए हैं अगर उनको फॉलो कर रहा है कोई भी राइटर तो ऑफ कोर्स वो अपनी राइटिंग में सबलाइम को लेके आ रहा है। और जब कोई भी राइटर उसको लिखेगा तब भी वो एक इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए अपनी राइटिंग को लिखेगा और जब रीडर पढ़ेगा तो ऑफ कोर्स उस पे जब वो इफेक्ट आएगा तो भी एक सबलाइम कंडीशन में पहुँच जाएगा, इनके ग्रेटनेस तक पहुँच जाएगा क्योंकि जो उसकी राइटिंग है वो भी तो ग्रेटनेस लेवल तक पहुँची हुई है। तो इस तरह से जो रीडर है जब वो उसको पढ़ेगा तो तब वो भी सबलाइम तक पहुँच जाएगा, यानी ग्रेटनेस तक पहुँच जाएगा। जेनस के जो आइडियाज़ हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर भी और ये जो थ्योरी ऑफ रेटोरिक जो थे, जो कि सेंचुरीज़ से फॉलो होती आ रही हैं, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस रहा है। उसके अलावा ऑन द सबलाइम में एक वो क्वेश्चन को टैकल करते हैं कि व्हाट इज़ गुड राइटिंग एंड हाउ इट मे बी अचीव्ड। तो जो आंसर जेनस देते हैं अपने इस क्वेश्चन का, उनका ये कहना है कि गुड राइटिंग पार्टेक्स ऑफ व्हाट ही कॉल्स द सबलाइम, यानी कि कोई भी गुड राइटिंग है ना, उसको ग्रेटनेस लेवल तक पहुँचाना है, तो तभी वो एक अच्छी राइटिंग हम उसको बोलेंगे कि ये बहुत अच्छी राइटिंग है। लेक्जेनस का ये जो वर्क है ऑन द सबलाइम, ये इनका ग्रेट वर्क माना जाता है और इसमें इन्होंने डिस्कस किया है नेचर को। किसी भी गुड राइटिंग की ये जो नेचर होती है वो उसके एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें यूज़ हुए हैं और तभी वो ग्रेट बनेगी, ठीक है? तब वो ट्रूली ग्रेट हम लोग कह सकते हैं कि राइटिंग बहुत अच्छी है। इन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि जो अच्छी राइटिंग है उसको अपने रीडर्स को इंस्पायर करने में और मूव करने की सलाहियत उस राइटिंग में होनी चाहिए। अपनी उस राइटिंग के ज़रिए वो अपने जो रीडर्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस को क्रिएट करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सप्रेसी की। ये एक की कॉन्सेप्ट था जो कि सबलाइम की थ्योरी में लेक्जेनस ने दिया था। अब एक्सप्रेसी का क्या मतलब है कि कोई भी राइटर एक ऐसी राइटिंग लिखे कि कोई भी जो रीडर है उसका या फिर जो ऑडियंस है, वो उस राइटिंग में इतना ज़्यादा खो जाए, ठीक है, कि वो खुद को ही भूल जाए।
ठीक है? वो उसको अपनी एक्जिस्टेंस का पता ही ना चले कि वो भी एक्जिस्ट करता है। वो जो भी उसने लिखा हुआ है, किसी भी राइटर ने, वो उसमें इतना ज़्यादा खो जाए, उसके सामने सीन चल रहा है या फिर जो वो रीड कर रहा है, वो उसको खुद में उसको महसूस करे कि ये उस टाइप के इमोशंस क्रिएट हों, ठीक है? और वो खुद को भूल जाए सिर्फ़ और सिर्फ़ उस रीडिंग को याद रखे जो वो उस टाइम रीड कर रहा है। इस कदर ज़्यादा इफेक्टिव राइटिंग होनी चाहिए। तो ये एक्सटेसी का कॉन्सेप्ट दिया लग्जेनस ने अपनी राइटिंग में। अभी जो एक्सटेसी है, ये किस तरह से कोई भी राइटर अपनी राइटिंग में पैदा कर सकता है कि वो एक पावरफुल लैंग्वेज का यूज़ करे, इमेजरी का यूज़ करे, डीप अंडरस्टैंडिंग हो उसको ह्यूमन कंडीशंस की। क्योंकि अगर वो ह्यूमन कंडीशंस को अपनी राइटिंग में डिस्क्राइब करेगा ना, तो हर एक इंसान उसको खुद के साथ रिलेट करेगा और वो उसको समझेगा। क्योंकि अगर उसको वो समझ रहा है, तो ऑफ कोर्स वो उसके उसके अंदर वो खो जाएगा और वो खुद को भूल जाएगा कि मैं भी एक्जिस्ट करता हूँ। वो सिर्फ़ उस राइटिंग में बहुत ज़्यादा खो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लग्जेनस एज़ क्रिटिक्स, रोमांटिस्ट और क्लासिस्ट। लग्जेनस जो थे, ये तो हमें पढ़ ही चुके हैं कि वो एक ग्रेट क्रिटिक थे। साथ ही साथ वो एक रोमांटिकिस्ट भी थे और क्लासिस्ट भी थे। या समटाइम्स इससे भी ज़्यादा नज़र आता है कि वो इससे भी ज़्यादा थे। ये ना सिर्फ़ आखिरी क्लासिकल क्रिटिक्स थे, बल्कि ये पहले जो फर्स्ट क्रिटिक हैं मॉडर्न एज के, इनको फर्स्ट क्रिटिक भी माना जाता है, क्योंकि इनकी जो थ्योरी थी एस्थेटिकिज़्म पे और इमेजिनेशंस पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात की। साथ इन्होंने अपने एक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज़्म किया। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये इसमें इनमें एक मॉडर्न क्रिटिक की भी एक लुक आती है कि ये एक मॉडर्न क्रिटिक भी थे। क्योंकि इनके जो कॉन्सेप्ट्स थे वो इंस्पिरेशन और एक्सटेसी पे बेस्ड होते थे, इसलिए ये मॉडर्न जो थे मॉडर्न क्रिटिक भी माने जाते हैं। और इनका ये भी कहना था कि लिटरेचर और आर्ट एम्स टू इंस्ट्रक्ट, टू डिलाइट एंड टू परसुएड, यानी कि लिटरेचर या फिर जो आर्ट है उनका एम होना चाहिए कि ताकि वो लोगों को खुशी दें, उनको परसू कर सकें। हेलोजेनस ने क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म के दरमियान एक बहुत जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखा हुआ था। इनफैक्ट हेलोजेनस की जो रियल की है ग्रेटनेस की और इसकी ओरिजिनलिटी की, रेलेवेंस की, ये सारी रोमांटिक, क्लासिक और मॉडर्निज्म को माना जाता है। उसके बाद हम लोग समरी की बात कर लेते हैं, समरी एंड एनालिसिस ऑफ ऑन द सबलाइम। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो थी, मैंने पहले बताया कि ये एक लेटर के फॉर्म में थी, जो कि सबसे पहले इन्होंने एक अपने दोस्त को एड्रेस किया, टेरेंटियनस को इन्होंने ये खत लिखा था। क्योंकि लग्जेनस और इनके दोस्त टेरेंटियस जो हैं, ये एक बुक पढ़ रहे होते हैं कैलिसियस की, और पढ़ते-पढ़ते लग्जीनियस जो है, ये उस पे तबसरा करता है कि कोई भी ग्रेट राइटिंग इस तरह की नहीं होनी चाहिए। देखो ना, ये एक इफेक्टिवनेस नहीं रीडर पे छोड़ रही, तो ये इस तरह नहीं होनी चाहिए। तो लग्जीनियस के जो दोस्त है, वो उसको पूछता है कि तुम्हारे ख्याल से कोई भी राइटिंग किस तरह की होनी चाहिए? तो उसके नतीजे में, उसके रिस्पॉन्स में ये एक लेटर लिखते हैं अपने इस दोस्त टेरेंसियस को, और उसमें ये अपनी सारी जो है अपनी सारी ग्रेट राइटिंग किस तरह से बनाई जा सकती है, गुड राइटिंग किस तरह से हो सकती है, ये वो उसमें बयान करते हैं, जिसको के बाद में ऑन द सबलाइम का नाम दिया गया। अब ये जो राइटिंग है, इसका 1/3 पार्ट तो जो है वो तकरीबन मिसिंग है ओरिजिनल राइटिंग का, जिसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा राइटिंग में कुछ टेक्स्ट में गैप्स भी हैं। जिससे ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है। राइटर का जो भी एक पॉइंट है, वो समझ में आ जाता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं अपनी इस बुक में। उसके बाद अगर मज़ीद बात करें, तो ऑन द सबलाइम जो है, इसमें एस्थेटिकिज़्म और लिटरेरी क्रिटिसिज़्म पे बात की गई है, जो कि ओरिजिनली लिखी गई है ग्रीक टाइम में 1st से 3rd सेंचुरीज़ के दरमियान। इसके जो ओरिजिनल ऑथर है, उसको तो कोई नहीं जानता, लेकिन यही माना जाता है कि ये जो राइटिंग है, ये लग्जेनस की ही है, इसलिए ये लग्जेनस के नाम कर दी गई कि ये लग्जेनस ने लिखी है। लेकिन लग्जेनस ने प्रोज़ और पोएट्री में भी ग्रेटनेस के आइडिया को एड्रेस किया, और उन्होंने बताया कि कौन-कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी भी राइटिंग में, कि अगर कोई भी राइटर अगर कुछ लिख रहा है, तो उस राइटिंग में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस अपने रीडर्स को कन्विंस कर सके। और यहाँ पे इन्होंने एक पावरफुल क्वालिटी को बयान किया है कि टेक्स द रीडर आउट ऑफ हिमसेल्फ, कि रीडर जो है वो खुद को भूल जाए। वही एक्सप्रेसिव वाली बात आ गई कि रीडर जो है वो खुद को भूल जाए और सिर्फ़ उस सीन में खो जाए, पढ़ते हुए उस सीन को या फिर उस राइटिंग को, कि वो इतनी इफेक्टिव हो कि वो खुद को ही भूल जाए। अपने इर्द-गिर्द की दुनिया को भूल जाए, खुद को भूल जाए, और सिर्फ़ उस राइटिंग पे फ़ोकस करे, उसको उसको वो इतनी इंटरेस्टिंग लगे कि वो खुद को भूल जाए। और लग जाने से इसमें जो 5 सोर्सेज़ जो कि हम लोग पीछे भी डिस्कस करके आए हैं, उनको दोबारा से डिस्कस किया इसमें कि कौन-कौन से सोर्सेज़ होने चाहिए किसी भी ग्रेट राइटिंग में। ग्रेट थॉट्स होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होने चाहिए, नोबल डिक्शन होनी चाहिए, इफेक्टिव वर्ड्स अरेंजमेंट होनी चाहिए, और फिगर्स ऑफ स्पीच का अच्छे से इस्तेमाल होना चाहिए। अपने इस आर्गुमेंट को समझाने के लिए लग्जेनस ने डिफरेंट एग्जांपल्स को लिया, वीक एग्जांपल्स को भी और स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स को भी, यानी कि वीक राइटिंग को भी लिया और स्ट्रॉन्ग राइटिंग्स को भी उठाया, और उसमें से एग्जांपल्स के थ्रू अपने जो रीडर्स थे उनको समझाया कि एक राइटर को एक अच्छी राइटिंग लिखने के लिए किन-किन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्होंने उसमें होमर की राइटिंग को भी लिया और हिब्रू बाइबल के भी कुछ पार्ट्स को उठाया, ताकि उसमें से एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकें कि क्या अच्छी राइटिंग होती है और क्या वीकनेस होती है किस राइटिंग में। लग्जेनस ने ये भी डिस्क्राइब किया कि किसी भी राइटिंग में उस वक़्त ग्रेटनेस आ सकती है कि जिसमें कॉम्बिनेशन हो, कि जो भी खुदादा साइट होती है ना, कि एक बच्चा शुरू से बहुत ज़्यादा जीनियस है, एक वो, और जब वो बड़ा हो जाता है फिर वो मज़ीद जब स्किल्स को लर्न करेगा, तो वो इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से एक ग्रेट राइटिंग जो है वो लिखी जा सकती है। उसके बाद 10th सेंचुरी में मेडिवियल मैन्युस्क्रिप्ट में ऑन द सबलाइम की कॉपी को प्रिंट भी करवाया गया, और इसको आर्टिब्यूट पेश किया गया डायोनिसिस को या फिर लग्जेनस को। रेनेसांस के पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा इसकी कॉपीज़ भी, मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो प्रिंट हुई, और बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने इसको पढ़ा। बाद रोमांटिसिज्म के पीरियड में इसको ज़्यादा अटेंशन मिलना शुरू हुई इनके इस वर्क को, और बहुत ज़्यादा लोगों ने इससे इंस्पायर होना शुरू किया कि इमिटेशंस जो हैं वो क्या होती हैं, ये जानना शुरू किया, और बहुत ज़्यादा राइटर्स ने, बहुत ज़्यादा फिलोसोफर ने भी इससे काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ लेना शुरू किए और उनको फॉलो भी करना शुरू किया। अब फिर से हम उन्हीं सोर्सेज़ की बात कर लेते हैं जो कि सबलाइन में यूज़ हुए हैं। मैंने पहले भी बताया था कि इसके 5 सोर्सेज़ थे, जो
सबसे पहले है इसमें ग्रेटनेस ऑफ थॉट, यानी कि थॉट जो है किसी भी राइटर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर राइटर की थॉट्स अच्छी होंगी तभी वो एक अच्छी राइटिंग को क्रिएट कर सकेगा, क्योंकि वो एक अच्छी अपनी थॉट्स को लिखेगा, जिसकी वजह से जब वो लिखेगा उसको जब रीडर्स को पढ़ेंगे तो वो इससे इंस्पायर होंगे और वो उससे एक अच्छी थॉट को ही पिक करेंगे। उसके बाद दूसरा है वो है पैशन, एक बहुत ज़्यादा पैशनेट किस्म की राइटिंग होनी चाहिए। पैशन जो है वो नज़र आना चाहिए कि राइटर ने किस पैशन से इस अपनी राइटिंग को लिखा है। उसके बाद फिगरेटिव लैंग्वेज में जो है वो इसमें फिगर्स की बात की जाती है कि ये 2 काइंड्स की होती हैं, एक फिगर ऑफ थॉट्स और दूसरा फिगर ऑफ स्पीच। के बहुत अच्छे अंदाज़ से यानी कि इसमें मेटाफर वगैरह का, सिम्बल्स वगैरह का यूज़ किया जाए ताकि कोई भी लैंग्वेज जो है वो एक मेमोरेबल रहे किसी भी रीडर के दिमाग में। उसके बाद डिक्शन है, इसको भी 2 एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कि प्रॉपर वर्ड्स को चूज़ करना, दूसरा मेटाफर्स या फिर दूसरे जो डिक्शंस हैं, उनको इस्तेमाल करना अपनी राइटिंग में। उसके बाद डिग्निफाइंग कंपोज़िशन। अब कंपोज़िशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसका स्ट्रक्चर जो है किसी भी राइटिंग का वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद एस्पेक्ट देख लेते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ फॉल्स सब्लाइम इन ऑन द सब्लाइम एंड बायलॉग जेनस कि अब एक फॉल्स सब्लाइम क्या होती है? इन्होंने ये भी एस्पेक्ट दिया कि फॉल्स सब्लाइम क्या होती है? फॉल्स सब्लिमिटी जो है उस वक़्त आती है जब एक ऑथर जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी राइटिंग में बहुत ज़्यादा लॉफ्टीनेस को लेके आए, ठीक है? लॉफ्टीनेस कहते हैं सीरियसनेस को। बहुत ज़्यादा सीरियसनेस अगर आ जाएगी, तो वो जो राइटिंग है वो ग्रेटनेस लेवल तक नहीं पहुँच पाएगी। वो एक ट्रू ग्रेटनेस होती है ना, उस तक नहीं पहुँच पाएगी और वो एक अच्छी राइटिंग उसमें उसको नहीं बोलेंगे और ये फॉल्स सब्लिमिटी में आएगा। बहुत ज़्यादा रेथरिकल डिवाइसेज़ को यूज़ करना, यानी जिसमें मेटाफर, सिमिलीज़ वगैरह आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ करना और बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ करना, आर्टिफिशियल लैंग्वेज को एक्ज़ैजरेट कर देना। क्योंकि अगर आर्टिफिशियल लैंग्वेज का यूज़ होगा, तो वो किसी भी रीडर में इमोशंस को क्रिएट करने में नाकाम हो जाएगा। इमोशंस ही क्रिएट नहीं होंगे किसी भी रीडर में, तो जो राइटिंग है किसी भी राइटर की, वो एक ट्रू ग्रेटनेस तक नहीं पहुँच पाई, यानी कि एक सब्लिमिटी तक नहीं पहुँच पाई, ये फ़ॉल्स सब्लिमिटी होगा। इसकी जो लिंक है इन स्लाइड्स का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो आप वहाँ से जाके अगर आपको स्लाइड्स चाहिए तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।